गुड मॉर्निंग बच्चों, आर यू ऑल फाइन। चलिए भाई, कल हम लोगों ने क्रियाविधि देखी थी एंजाइम की, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसकी सक्रिय ऊर्जा में कमी देखी थी और तालाकुंजी सिद्धांत देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने संदमन देखा था कि किस तरह से एंजाइम की जो क्रिया है उसको संदमित करते हैं कुछ कारक, ठीक है ना, जिन्हें हम संदमित कारक कहते हैं। आगे बात करते हैं विकर की क्रिया सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है आपका अगला टॉपिक है विकर की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक। वो कारक जो विकर की सक्रियता को प्रभावित करेंगे, यानी कि हम जैसे बात करते हैं टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, क्रियाधर की सांद्रता है, ये सब कैसे कारक हैं जो विकर की सक्रियता को अच्छी तरीके से या गलत तरीके से किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा वो है क्रियाधर की सांद्रता। सबसे पहला क्या है? क्रियाधर की सांद्रता। क्रियाधर यानी कि सबस्ट्रेट। और ये बात मैं आपको कल भी बता चुकी हूं जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने एंजाइम गतिकी पढ़ी थी, यानी कि विकर गतिकी पढ़ी थी, एंजाइम काइनेटिक्स, तब भी मैंने ये बात करी है आपसे। जब हमने कल आपकी क्रियाविधि एंजाइम एक्शन जब कल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने तालाकुंजी सिद्धांत या सक्रिय कोई भी चीज थी, सब में मैंने पढ़ा है। तो हर एक चीज में हमने क्या देखा था कि क्रियाधर क्या होता है, एंजाइम के साथ जुड़ता है, विकर के साथ जुड़ता है। वो विकर के साथ कब तक जुड़ेगा? सिर्फ तब तक जब तक कि विकर मौजूद है। होता है कि नहीं होता है? या मैं ये कहती हूं कि जितना क्रियाधर है उतना ही एंजाइम जुड़ेगा। भाई देखो, दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो, अगर क्रियाधर की सांद्रता मान लो 10 माइक्रोमोलर है, ठीक है, क्रियाधर की सांद्रता अगर 10 माइक्रोमोलर है और विकर की सांद्रता 15 माइक्रोमोलर है, ठीक है, लेकिन क्रिया जो होगी, अभिक्रिया जो होगी वो केवल 10 माइक्रोमोलर के साथ ही होगी। भाई सीधी बात है, 5 माइक्रोमोलर एक्स्ट्रा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रियाधर नहीं है तो वो किससे जुड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रियाधर की सांद्रता होती है वो किसी मतलब अच्छी तरीके से या बुरी तरह से, लेकिन विकर की जो जितनी भी सक्रियता होती है उसको प्रभावित ये करती है, करेगी। भाई क्रियाधर की सांद्रता ज्यादा होगा तो ज्यादा जुड़ेगा और कम होगा तो कम जुड़ेगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्रियाधर की सांद्रता बढ़ाने से क्रियाधर की सांद्रता बढ़ाने से विकर की सक्रियता बढ़ती है। किंतु यह एक नियम तक ही बढ़ती है। उसके बाद नियम लिख लो या वैल्यू, एक वैल्यू तक लिख लो। वैल्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे, कुछ भी यार, सीमा। किंतु यह एक सीमा तक बढ़ती है। उसके बाद यह गिरने लगती है। क्योंकि इस सीमा पर विकर की मात्रा सीमित हो जाती है। इस सीमा पर विकर की मात्रा सीमित हो जाती है।
देखो अब दो तरीके की चीजें हो सकती है, दो तरीके की चीजें। जो एंजाइम होता है, जो विकर होता है, वो दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार से मतलब क्या होता है, एक तो ऐसा विकर जिसके पास केवल एक सक्रिय स्थल हो, जैसे ये एक एंजाइम है, ये विकर है, इसके साथ जो सबस्ट्रेट जुड़ेगा वो केवल यहीं जुड़ सकता है, जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता, क्रियाधार केवल यहां जुड़ सकता है और जगह ये नहीं जुड़ सकता। लेकिन अगर कोई इस तरह का एंजाइम है, यानी कि विकर यहां भी जुड़ गया, विकर यहां भी, यहां भी, यहां, इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा विकर जिसमें कैसा हो, केवल एक सक्रिय स्थल मौजूद हो, और एक ऐसा विकर जिसमें कई सक्रिय स्थल मौजूद हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है बच्चों, इन दोनों में जो अंतर आता है वो इनके ग्राफ में आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है आप बता सकते हो, जैसे आपको केवल एक क्रियाधर के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, जो ग्राफ हम लोगों ने एंजाइम गतिकी में पढ़ा था, कौन सा ग्राफ पढ़ा था, माइकलिस मेंटेन का ग्राफ पढ़ा था मैंने जब आपको एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ाई थी, जिन बच्चों ने क्लास ली थी, तो वहां मैंने आपको बताया था एंजाइम काइनेटिक्स में जो ग्राफ बनता है, कौन सा बनता है, माइकलिस मेंटेन का ग्राफ बनता है, यही वाला ग्राफ बनता है, ठीक है, जो एक लिमिट, एक समय आने पर क्या हो जाता है, साम्यावस्था में आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ है, माइकलिस मेंटन का ग्राफ है। तो ऐसा विकर जिसमें केवल एक ही स्थल मौजूद होगा, ऐसे विकर के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा ग्राफ बनेगा, माइकलिस मेंटन का ग्राफ बनता है। जबकि ऐसा विकर जिसमें कई सारे स्थल मौजूद हैं, तो मान लो हो सकता है कि इस वाले क्रियाधर की सांद्रता कम हो, इस वाले क्रियाधर की सांद्रता क्या हो, ज्यादा हो। तो इसके लिए कैसा ग्राफ बनता है, तो इसके लिए बनता है बच्चों सिग्मोइडल ग्राफ, इस तरह का ग्राफ। आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब यह है, इसका तो बनता है माइकलिस मेंटन वाला ग्राफ, और इधर बनता है सिग्मोइडल ग्राफ, यानी कि ऐसा वेवी जिसे हम बोलते हैं, एक तरंग के रूप में इसमें ग्राफ बनता है। तो अगली लाइन से हम इस बात को लिखेंगे, यदि एंजाइम एक इकाई के बने होते हैं, यदि एंजाइम एक इकाई के बने होते हैं, तब माइकेलिस प्रकार का ग्राफ बनता है, तब माइकेलिस प्रकार का ग्राफ बनता है। परंतु यदि एंजाइम कई इकाइयों के या अनेक इकाइयों के बने होते हैं, तब ग्राफ सिग्मोइडल प्रकार का बनता है, सिग्मोइडल प्रकार का बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये अब इसी का उल्टा भी आप कर सकते हो। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रियाधर की सांद्रता की। दूसरा क्या हो सकता है, विकर की सांद्रता। हो सकता है नहीं हो सकता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही जैसे क्रियाधर की सांद्रता की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट इसमें क्या डाल सकते हैं, विकर की सांद्रता। तो दूसरा हम लिख देंगे इसमें विकर की सांद्रता। इसमें वही बात लिखेंगे जो ऊपर लिखी है, किसी अभिक्रिया में विकर की सांद्रता बढ़ाने पर, किसी अभिक्रिया में विकर की सांद्रता बढ़ाने पर सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है। किसी अभिक्रिया में विकर की सक्रियता को बढ़ाने पर
सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। किंतु वही चीज, किंतु एक बिंदु पर, किंतु एक बिंदु पर सभी क्रियाधर विकर से संयुक्त हो जाते हैं, किंतु एक बिंदु पर सभी क्रियाधर विकर से संयुक्त हो जाते हैं और इस स्थिति में विकर की मात्रा बढ़ाने पर भी, और इस स्थिति में विकर की मात्रा बढ़ाने पर भी उत्पाद के बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पाद के बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है भाई, चलिए। तो ये तो बात हो गई, हमने बात करी सांद्रता की। अगली जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं तापमान का, तापमान का प्रभाव। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, तापमान का प्रभाव। भाई देखो, तापमान का प्रभाव एक सीमा तक ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमारी बात करती हूँ, हम एंजाइम्स, हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स हैं, तो एक सीमा तक हमारी बॉडी की कितनी है कि हम गर्मियों में हमारी बॉडी 45, 48, 50 तक हमारी बॉडी सहन कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये तो होना है कि अगर हमें 70 डिग्री 80 डिग्री पर ले जाया गया तो हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ऑब्वियस बात है कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो शायद फिर कभी रिकवर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनमें सनबर्न्स बन जाते हैं, बनते हैं स्किन पर, क्या बन जाते हैं? सनबर्न्स बन जाते हैं। तो वो सनबर्न्स आपने देखा होगा कुछ लोगों के सही नहीं होते, फिर वो बने ही रहते हैं पूरी जिंदगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस एरिया में वो प्रभाव पड़ा है उस एरिया पर क्या हो गया है, जो एंजाइम्स हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, अब बदल चुके हैं, या मैं ये कह सकती हूँ उनकी जो स्थिति है वो बदल चुकी है। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ करते हैं कि अगर तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है, अगर तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है तो जो सक्रियता है, अभिक्रिया में विकर की सक्रियता जो होती है वो दुगनी हो जाती है, यानी कि दुगनी तेज हो जाती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी से। सबने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, दरअसल होता ही है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी से मतलब क्या है कि तापमान बढ़ने पर जो अणु होते हैं इनके बीच में मूवमेंट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि एक कम डिग्री में तापमान, भाई 10 डिग्री कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो 10 डिग्री कम डिग्री में तापमान बढ़ने पर क्या हो जाता है कि उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्रियाधर और विकर दोनों के संयुक्त होने की जो क्वांटिटी है, या मैं कह सकती हूँ दोनों के संयुक्त होने के जो चांसेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर तो सक्रियता क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। लेकिन अगर इसी को मैं बढ़ा दूं, 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, तो क्या हो जाते हैं, एंजाइम या विकर निष्क्रिय हो जाते हैं। विकर क्या हो जाते हैं बच्चों, निष्क्रिय हो जाते हैं। सेम इसको हम उल्टा कर सकते हैं, यानी कि हमने कहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर सक्रियता बढ़ गई है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं कम भी कर दूं तो भी शायद फर्क ना पड़े। लेकिन अगर मैं किसको ले आऊं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आऊं, अगर मैं तापमान को किसमें ले आऊं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आऊं, तो ऐसी स्थिति में भी विकर क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात होती है कि ये सदैव नहीं है, ये सदैव नहीं है। कुछ एकाध ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इतने टेम्परेचर पर भी जिंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? कोई एक एग्जांपल जो आप मुझे बता सको। एल्गी सबने पढ़ी है?
सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में सबने एल्गी पढ़ी है। एल्गी में एक एल्गी पढ़ी है ऑसिलेटोरिया पढ़ी है। कहाँ मिलती है ये? हॉट वाटर स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने पढ़ा है। कहाँ मिलता है ये? गर्म पानी के झरने। और उस गर्म पानी का झरना, उसका जो टेम्परेचर रहता है ना वो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है कि नहीं रहता है? तो वहां पर ये मिलते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिंदा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया, कौन सा? टैक पॉलीमरेज, नाम सुना है इसका? कहीं तो नाम सुना है, पढ़ा तो कल परसों है, पर पढ़ा कहाँ है ये बताओ मुझे। टैक पॉलीमरेज याद नहीं आ रहा? नहीं, अब याद आ गया? पीसीआर में। तो वही, तो ये ऐसे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हम पीसीआर में जो हम बात कर रहे हैं वो, या ऑसिलेटोरिया, ये सब कैसे हैं? जो बहुत अत्यधिक टेम्परेचर पर भी क्या रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हम लेके चल रहे हैं। या एक्सेप्शन नहीं बोल के हम ये कहते हैं कि ये वो हैं जो रह सकते हैं जिंदा। लेकिन हमारी बात करें तो नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल इतने टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं वो क्रियाशील नहीं रह सकते। ठीक है भाई, चलिए। तो इसमें हम, आप इसी तरह से लिख लें अगर आपको लिखना है तो, जैसे ये लिखा है ऐसे ही लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयनों का प्रभाव। आयनों का प्रभाव, आयनों का प्रभाव कैसे? जैसे आप सबने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है आपका इसमें सबने पढ़ा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, दोनों में मैंने आपको पढ़ाया है कि जितनी भी क्रियाएं हमने पढ़ी हैं, वहां पर हमने जितनी भी क्रियाएं पढ़ी हैं, चाहे हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें, चाहे हम श्वसन की बात करें, तो वहां पर हमने जितनी क्रिया पढ़ी है सब में विकर के साथ साथ मैंने कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई आयन लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करूं, कोई भी हमारी रिएक्शन है उसमें हमने पायरुविक एसिड काइनेज लिखा है। जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस वाली रिएक्शन है उसमें है पायरुविक एसिड काइनेज। सबसे लास्ट वाला रिएक्शन यही है जिसमें पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, फॉस्फोएनल पायरुवेट से पी से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? पायरुविक एसिड काइनेज। तो यहाँ पर अलग से हमने K+Zn+2 ये लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसका मतलब क्या है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो एंजाइम है, ये जो विकर है, ये इन्हीं आयनों की उपस्थिति में क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अगर ये आयन मौजूद नहीं रहेंगे तो ये विकर क्रियाशील नहीं रहते। क्यों? क्योंकि ये आयन इन विकर के साथ सदृढ़ रूप से, यानी कि बहुत मैं कह सकती हूँ टाइट, हम इसे कहते हैं कि बड़े टाइट रूप से इससे क्या रहते हैं? इससे जुड़े हुए रहते हैं और इन्हीं की उपस्थिति में ये विकर क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। तो इसमें हम एक लाइन लिखेंगे कि कुछ विकर आयनों की उपस्थिति में, कुछ विकर आयनों की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं। ज्यादातर आयन धनायन होते हैं। ज्यादातर आयन धनायन होते हैं। ठीक है, ज्यादातर धनायन होते हैं। आपने कोई ऐसा नहीं देखा होगा जब मैंने आपको आपका ऋणायन लिखा होगा, कहीं एक आध जगह हमने Cl-, ठीक है, इनकी बात करी है। पर जितनी भी हमने क्रियाएं पढ़ी हैं, सभी क्रियाओं में लगने वाले जितने भी आयन हैं वो सब कैसे हैं? धनायन, यानी कि पॉजिटिव आयन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच का प्रभाव।
नेक्स्ट है आपका पीएच का प्रभाव। पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो भाई, पीएच का भी अपना एक टेम्परेचर के जैसा ही प्रभाव होता है। जैसे हमने टेम्परेचर की बात करी कि टेम्परेचर को एक लिमिट तक बढ़ाने में विकर की जो सक्रियता है वो क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। लेकिन एक लिमिट में बढ़ने के बाद उसकी भी सक्रियता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ऐसे ही पीएच के साथ होता है। और इसका जो ग्राफ आता है बच्चों, इसका ग्राफ भी घंटाकार का ग्राफ आता है, मतलब इस तरीके का। ठीक है, यानी कि एक लिमिट तक अगर हम पीएच को बढ़ाते हैं तो विकर की सक्रियता क्या रहती है, बढ़ती है। लेकिन एक लिमिट के ऊपर जाने के बाद विकर की सक्रियता क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। और पीएच का प्रभाव जो विकर पर पड़ता है वो किसकी वजह से पड़ता है? क्योंकि जो विकर हैं ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, हम जानते हैं। और प्रोटीन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि पीएच बढ़ने पर प्रोटीन क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है, विकृतीकरण होता है, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो इसमें आगे हम लिखेंगे, आगे बात करेंगे। इसमें लिखना विकर प्रोटीन से बने होते हैं, विकर प्रोटीन से बने होते हैं, विकर प्रोटीन से बने होते हैं। अतः यह पीएच परिवर्तन के प्रति, अतः यह पीएच परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, पीएच परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। विकर सक्रियता, विकर सक्रियता का पीएच परिवर्तन के प्रति ग्राफ, या पीएच के प्रति लिखो, केवल पीएच के प्रति, विकर सक्रियता का पीएच के प्रति ग्राफ घंटाकार होता है। सभी विकरों का एक विशिष्ट पीएच होता है, सभी विकरों का एक विशिष्ट पीएच होता है। अधिकतर विकरों का पीएच परास, अधिकतर विकरों का पीएच परास, जो पीएच रेंज होती है वो 4 से 9 के बीच में होती है। अधिकतर पीएच विकरों का पीएच परास 4 से 9 होता है। Km वैल्यू तो आपको पता है। यहाँ आपके ये जो विकर की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये तो खत्म हो गए। ठीक है, एक बार रिजॉइन कर लीजिए बच्चों क्लास।